बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद होंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अभी से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक स्पीच की है। क्या तवक्कुआत थी अगर उनकी माजी की स्पीच को हम अपने सामने रखते हैं, जो कि 2019 में की गई एक तवील स्पीच थी, एक तवील लंबा खिताब था, मगर अब की बार हमने देखा कि खिताब कुछ मुख्तसर था, मगर वो तमाम मामलात इस मुख्तसर खिताब के अंदर भी ज़ेर बहस आए, जिसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और अक़वाम आलम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। ये कितनी धुआंधार थी, कितना मौसर रहेगी, इसके लिए जो इक़दामात किए गए, जो ऐसी तजावीज़ पेश की गई, उनके ऊपर अमल दरामद होना कितना ज़्यादा आसान है, कितना मुश्किल है, पाकिस्तान की पोजीशन इस खिताब के बाद क्या होगी, इस तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी। हारून साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। एक हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सुनी थी 2019 नवंबर में या सितंबर में, माज़रत के साथ। एक स्पीच आज हमने सुनी है, मुख्तसर थी, तवील नहीं थी, मगर जो तवक्कुआत थी एक आम पाकिस्तानी को, एक कश्मीरी को, या कि उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम लोग जो इस वक्त नज़र रख के बैठे थे कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म क्या तकरीर करेगा, क्या खिताब करेगा, आपको क्या लगता है कि तवक्कुआत कितना पूरा हो सकी हैं? देखिए, कोई किसी भी दूसरे लीडर के मुकाबले में उन्होंने कश्मीर का भी, फ़लस्तीन का भी और रोहिंग्या के मुसलमानों का केस भी फ़लस्तीन का ज्यादा बेहतर तौर पे पेश किया। लेकिन इससे बेहतर तकरीर की जा सकती थी। ये पिछली तकरीर को उन्होंने तकरीबन दोहरा दिया है। मतलब फिगर्स दिए जा सकते थे कि कश्मीर, इंडिया में कितने मुसलमान कत्ल किए गए गाँव कशी के नाम पे, और मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ जुल्म की जो शक्लें बढ़ रही हैं, कितने बच्चे, 30,000 बच्चों का अगरचे उन्होंने कहा, लेकिन ये है कि और बहुत सा डेटा इसमें मुहैया था, इसमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए था। फिर ये कि उन्होंने तकरीर तो पिछले साल भी बहुत अच्छी की और इस साल भी बहुत ही अच्छी की। मैं अब दोहराता हूँ कि किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म से इसकी तवक्को नहीं हो सकती थी, मगर भरपूर सफारती मुहिम उन्होंने नहीं चलाई पूरा साल, और अभी भी इसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। और भी इश्यूज जो उन्होंने छेड़े वो अच्छे हैं। मसलन ये कि उन्होंने साफ अल्फाज में कहा इसके बाद कि पाकिस्तान पर हमला करने की अगर कोई जो हुकूमत है जिसपे हिंदुत्व सवार है और एक जुनून सवार है, कोशिश की गई तो उसका डट कर मुकाबला करेंगे। माहौलियात पर नहायत माकूल उन्होंने गुफ्तगू की। एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि गरीब मुल्कों से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अमीर मुल्क जिसके जिम्मेदार है उन्हें पनाह देते हैं। वाज़ेह इशारा उनका लंदन की तरफ था, और जाहिर है लंदन इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मरकज बन चुका है नाजायज पैसे का, और उससे गरीब मुल्कों में तबाही फैल रही है। फंड्स कायम करने की भी उन्होंने बात की, लेकिन असल में इसको रोकने की बात की। तो एज ए होल ये एक बहुत अच्छी तकरीर थी। अगर मैं फिर दोहराता हूँ, ठीक है, इससे बेहतर हो सकती थी, और सफारती मुहिम जब तक पैरेलल भरपूर सारी दुनिया में नहीं चलाई जाएगी, नताइज हासिल नहीं होंगे। सिर्फ तकरीरों से सब कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, अमजद शुएब सर, मैं आपकी तरफ अमजद शुएब साहब आऊँगी। ये अभी आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी है। हारून साहब के मुताबिक, और हम सब ये जानते हैं कि भरपूर तरीके की सिफारती मुहिम नहीं चलाई गई कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा, इस खिताब के बाद वो कितना मकसद हासिल हो सका? ये मुझसे सवाल किया आपने? जी सर, आपसे। देखिए, बात यह है कि जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर पिछले साल भी अच्छी थी, इस दफा भी तकरीर जामे थी, अच्छी थी। लेकिन वही एक तो जो हारून साहब बात कर रहे हैं कि तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार्स वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं।
वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी और भारत दहशतगर्दी कराता रहा। भारत मुलव्वस था APS के वाकये में भी। कलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी हैं, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो FATF में चले जाते भारत के खिलाफ और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के भी और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से FATF में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से उससे जो जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता है उसमें आपको वाज़ेह कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी कोई सबूत नहीं दिया, तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का। ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया है, बहुत हद तक डैमेज किया है। लेकिन यहां किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहां किसी ने ये काम नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अमजद शुएब साहब जो बातें कर रहे हैं, हारून साहब ने जो बात की है, हम दुनिया की बात करते हैं कि भाई दुनिया के सामने हम अपनी कामयाबियों को रखते हैं। करप्शन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान साहब बात करते हैं, अमजद शुएब साहब ने अभी FATF से मुताल्लिक़ बात की है। ये जो मामलात हैं अंदरूनी तौर पे ही हुकूमत इनके मामलात में खुद उलझी हुई नजर आती है, ऑपोजिशन की तनकीद हमें सुनने को मिलती है। तो ऐसे में जब अंदर से हमें मुज़ाहिमत है तो दुनिया के सामने अपनी क्या कामयाबियां हम रख पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तकरीर थी, पहली मरतबा भी अच्छी तकरीर थी, इस मरतबा भी अच्छी तकरीर थी। भारत को उन्होंने RSS, नाज़ीज़म और हिटलर और वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मुस्लिम कत्लेआम और 20 लाख मुसलमानों की शरीयत के हवाले से, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फ़ोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछले 40 साल से उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया, भट्टी साहब उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी ख़ारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वज़ीर ख़ारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आएँ तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिक़वान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई, और रज़ाक दाऊद साहब पे बात कर लेते हैं क्यों लगाए गए, नदीम बाबर साहब पे बात कर लेते हैं क्यों लगाए गए। तो इसलिए इस क्यों से निकलें, क्यों से ही आगे बढ़ते हैं। हारून साहब, इस क्यों का तो हल हमें निकालना होगा ना, दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हमने मबजूल करानी है, तो इस क्यों को तो निकालना होगा, मगर ये क्यों वही का वहीं खड़ा है। तो ऐसे में हम दुनिया के सामने अपने क्या मौक़िफ़ को लेकर जाएंगे? ये बात ये है कि एक डॉक्टर जनरल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एक भरपूर सफारती मुहिम, उसकी जिन डायमेंशंस की तरफ मैं इशारा नहीं कर सका था उसको बहुत अच्छी तरह जनरल साहब ने उजागर कर दिया। और रह गया शाह महमूद कैसे चलाएं सफारती मुहिम, कैसे वो
सफारती मुहिम, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर अपनी पार्टी के मेंबरों के उकसाने पर 2 दफा वजीर आजम के पास गए, उनसे कहा बाहर वफूद भेजें। यानी वफूद से मुराद है वो बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, कोई इंटेलेक्चुअल ऐसे हो जो अंग्रेजी में अपना माफी ज़मीर ठीक तरह से अदा कर सकते हो, अरबी में कर सकते हो, जहाँ कहीं जाएं जो उन जबानों में बात कर सकते हो। कश्मीर पे उनको देखिए अब तो साल गुजर गया, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी होती। दोनों दफा उन्होंने कहा, पहली दफा कहा मैं गौर करूंगा, दूसरी दफा उन्होंने कहा मैं खुद ही देख लूंगा। पहली दफा भी जनरली यही कहा, भाई खुद आप कैसे देख लेंगे, आप सारा टैक्स आप खुद जमा कर लेंगे, आप पुलिस को खुद ठीक कर लेंगे, आप FBR को खुद ठीक कर लेंगे। एक कैडर बनाना होता है, एक वजह उसमें कोई जर्नलिस्ट अगर ऐसे हो सकते हैं जो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हो, बैकग्राउंड हो, अपोजिशन के लोगों को शामिल किया जा सकता है। इसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान के जमाने में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता था। कश्मीर कमेटी बड़ी ही कमजोर है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान की तरह बेईमानी नहीं है, लेकिन बेहद कमजोर है। एक भरपूर मुहिम सफारती सारी दुनिया में चलाई जानी चाहिए। दुनिया में स्ट्रगल की जरूरत होती है, दुनिया ताकत की जुबान सुनती है, और आलमी राय आमा को, इंटेलेक्चुअल्स को बेदार करना, अखबार नवीस तक पहुंचना, जो लोग मैटर करते हैं, ये भी एक बड़ी ताकत है। तो इसकी तरफ से गफलत बरती पे गई है। ये जैसे जनरल साहब ने कहा 60-70 हजार आदमी तो हमारे शहीद हुए, और इल्जाम हम पे आता है। अब वो हमारे पास तो सबूत मौजूद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट देने के, वो सबूत दुनिया को मुहैया करें। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो किस्सा है ये बयान करें। और इतने कितने वाक़यात है, बलूचिस्तान में $500 मिलियन वो खर्च करते हैं, और बलूचिस्तान अफगानिस्तान से जो टेररिज्म होता है वो उसकी तरफ इशारा करना चाहिए था वाज़े कि हमारे जो मुल्क है पड़ोसी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो बहुत खुलकर ये ठीक है कि बाकी लोग शायद इससे भी कमजोर तकरीरें करें, मगर इसका क्या मतलब है कि पूरा केस पेश न किया जाए? क्या हम कोई कसूरवार हैं, हम कोई दुनिया के मुजरिम हैं? हम दुनिया में अमन के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सारी दुनिया में अमन के लिए काम किया है, हमारे दस्ते जहाँ कहीं गए हैं उनकी बेहतरीन अप्रिसिएशन की गई है। तो वजीर आजम को डट के बात करनी चाहिए। ये झिझक, तो थोड़ी सी झिझक अब भी बाकी है। असर ख्वाब है अज़ा में अभी, नींद से गो नमाज बेहतर है, असर ख्वाब है अज़ा में अभी। जब आप झिझक जरा से भी अपने अंदर रखते हैं, जरा सा भी फियर रखते हैं, जरा सा भी अंदेशा रखते हैं, आप पूरी बात नहीं कर सकते। आप जिस दलदल में घिरे हुए हैं इसमें किसी ज़हनी तफज़ गैर पूरी कुव्वत से बात करनी होगी। तकरीर अच्छी है, सब इसकी तारीफ करेंगे तो आए मुतअस्सब लोगों के, लेकिन और ज्यादा खुल के बात करनी चाहिए। इससे बेहतर तकरीर हो सकती थी, इससे बेहतर इनपुट मिल सकता था। ठीक। अच्छा, आपने APS की भी बात की है, अमजद शुएब साहब की तरफ आऊंगी। सर, जिस तरह से हारून साहब ने APS की बात की, आपको लगता है चलिए इस मौजूदा हुकूमत ने सिफारती मुहिम बेहतर तरीके से नहीं चलाई, कुरैशी साहब ने कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाया जा सकता था, APS के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो क्या अपोजिशन ये जो बात करती है कि सकूत कश्मीर की जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो आप इससे मुत्तफिक होंगे? देखिए, ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाज़ेह हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया। आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन के साथ ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे,
तो फिर आपका क्यों, कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी, और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग एपीएस के, 2 में से एपीएस के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक है जनाब हम टेररिस्ट हैं। इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक 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 है। अच्छा भट्टी साहब, जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। जी जी, अच्छा देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शुएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज है, मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आपने, कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया? नहीं दिया।
भट्टी साहब आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज कर दिया है। अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। भट्टी साहब, वक्त मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आपने बड़ा मुझे माजरत के साथ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बड़ा अहम पॉइंट भट्टी साहब ने रेज किया है। इतनी कुर्बानियां, इतनी मदद फराहम की, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पाकिस्तान पहुँचा। जो हो सकता था पीस के लिए वो पाकिस्तान ने किया। मगर बड़ा एक तल्ख नुक्ता है कि फिर उसके बावजूद दुनिया में हम इतने मशकूक क्यों हैं। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मेरा पैनल है, इरशाद भट्टी साहब मौजूद है, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद है, हारून शीर साहब मेरे साथ मौजूद है। जो एक अहम नुक्ता छोड़ा था इरशाद भट्टी साहब ने, हारून साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा मुझे तल्ख लगा और यकीनी तौर पे बड़ा तकलीफ दे भी होता है जब हमने अफ़गान पीस में इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने आलमी अमन के हवाले से इतनी बात की, हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, हमने हर वो काम किया जो पाकिस्तान के इमेज को उजागर कर सकता था। फिर भी हम दुनिया में इस कदर मशकूक क्यों हैं? हम अपनी हरकतों की वजह से मशकूक हैं। हमने अपना केस कभी ढंग से लड़ा ही नहीं। देखिए, मलेशिया कितना कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी आमदन आधी भी नहीं थी अर्ली 80s में। अब जब मलेशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकत एक नफ्सियाती चीज होती है, ताकत असल नहीं होती। ये नहीं होती कि किस आदमी में कितनी एनर्जी है। असल में ताकत है एक रूहानी, नफ्सियाती, अखलाकी और इल्मी बालिदगी का नाम। तो मलेशिया ने इतनी तरक्की की महातीर के दौर में कि चीन से उसकी वीकस आमदन ज्यादा है, और जब वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुआ तो उन्होंने IMF की मदद करा दी और अपने पाँव पे फिर दोबारा खड़े हुए। इसी तरह तुर्की को मर्दे बीमार कहा जाता था। दुनिया भीख में आपको कुछ नहीं देती, वो अपने पाँव पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी मैशत ठीक की। हमारी मैशत अगर बीमार है और बर्बाद है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। भट्टी साहब ने कही कि माजी के हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन इस 2 साल में पुलिस को कितना ठीक किया इमरान खान साहब ने। उसको उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के बाद और फिर सिफारिशों पे पुलिस अफसरों की तकरीर करने के बाद पुलिस ठीक हो सकती थी। और अदलिया के लिए एक कदम नहीं उठाया, एक कदम। और FBR की इस्लाह के लिए अलफ भी नहीं पड़ी, अलफ भी, इब्तदा भी नहीं की। और इन 3 अदारों के बगैर और पटवार को ठीक के बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है? और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नैब, न सिर्फ नैब की जिम्मेदारी है, वो तो खैर उसकी जुज़वी जिम्मेदारी है, FIA की जिम्मेदारी है। FIA को कितना ठीक किया इमरान खान साहब ने? बिगिनिंग तो की होती ना। सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब मुल्क के मसले हल कर दें, ये कौन कहता है? जो बिगाड़ 70-71 बरस में पैदा हुआ है, वो एक आदमी 2 साल में कैसे ठीक कर सकता है? जो कर्जे लिए गए हैं वो उसमें उतारने हैं, जो सिविल इंस्टीट्यूशन तबाह किए गए उसमें ठीक करने हैं। मगर बिगिनिंग तो करे। वो सूरते रहने से, रोने से, ओ भाई दुनिया के मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, कुदरत के कुछ उसूल हैं। मलेशिया आगे बढ़ा तो बढ़ा पूरी जद्दोजहद से। तुर्की ने अपने अदमार को धो डाला, अरब झुक गए, सरबसजूद हो गए, और हर आने वाला दिन के लिए उनके लिए मुसीबत ला रहा है। और मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि ईरानी अगर खड़े रहे, मुझे नहीं पता वो खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, तो अमेरिका मुंह में घास लेके उनके पास जाएगा। जो लोग, जो कौमें खड़ी रहती हैं और सही खतूत पे चलती हैं और कवानीन कुदरत को समझती हैं, उनके मुताबिक उनसे हमआहंगी पैदा करती हैं, वही तरक्की करती हैं। दुनिया आपके साथ कभी रियायत नहीं बरतती। अगर आपको मदद मिलेगी अपनी कौम से मिलेगी और अल्लाह ताला की करम और रहमत से मिलेगी। ये कोरोना में आपने थोड़ी सी कोशिश की, अल्लाह ने आपकी कितनी मदद की। कोई दूर इम्कान नहीं था कि हम इससे निमट सकेंगे। लोगों ने सदका और खैरात किया, लोगों ने तौबा भी की, लोगों ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की, अफकोर्स हुकूमत ने भी काफी कोशिश की, बड़ी अच्छी एफर्ट की, ठीक है, मुतदल पॉलिसी बनाई। आप कोशिश करते हैं तो बात से निकलते हैं,
दुनिया आप पे कभी रहम नहीं करती। ठीक है। अमजद शुएब साहब, हारून साहब ने भी बात की इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, एक तो खुसूसी तौर पे हम डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ साथ हारून साहब ने बात की कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया। चलिए नैब के हवाले से भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि यही इल्ज़ाम आता है अपोजिशन की तरफ से कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फिर FIA में कहा, FBR से मुताल्लिक़ इस्लाहात नहीं, अदलिया के हवाले से भी बात होती रहती है, गैर कानूनी रकूम की मुंतकली से भी बात होती रहती है, मगर इमरान खान साहब ने तो आज की स्पीच में भी कह दिया, और फिर पैनल मुबाहिसा जो कल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी रकूम की मुंतकली को रोकने के लिए लाहे अमल बनाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने सब कुछ करना है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जहां जहां गवर्नमेंट्स मौजूद होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वहां पर क्या होगा? देखिए यही दुख है। भट्टी साहब ने एक लंबी लिस्ट ली, मैं भट्टी साहब को बिल्कुल मैं उनकी बात तस्लीम करता हूं कि ये हकायक है कि दुनिया में मुनाफकत है, अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी ताकतों की आलाकार है और बड़ी ताकतें ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं, इधर कोई थोड़ी सी भी हो जाए तो शोर, ये सारा कुछ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमने मेहनत की? दुनिया तो है जो कुछ है, आपका क्या जवाब है कि आपने काम नहीं किया? क्या हमने दुनिया के सामने अपना मौका पेश किया? दुनिया ने अगर उसको नहीं सुना, क्या हमने दोबारा जाके पेश किया? दोबारा नहीं सुना तो क्या हमने उसका ढोल लेके और दुनिया में फेरा? जब हमने धेले का काम नहीं किया तो हम कैसे गिला कर सकते हैं कि जनाब दुनिया तो मुनाफकत करती है, दुनिया तो बड़ी उनके अपने भारत के साथ मुफादात है। भाई अगर है तो आप बताएं ना, आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि अगर दुनिया के साथ भारत के मफादात हैं या भारत के साथ मफादात हैं दुनिया के, तो अपनी मजलूमियत ज्यादा बयान करें, शर्म दिलाएं दुनिया को। अगर नहीं शर्म आती दोबारा बोलें, सेबारा बोलें। आपने धेले का काम ना किया, मेहनत ना की, जहनियत रखी शिकस्त खुर्दा, और फिर हम बातें करें कि जी दुनिया खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। भाई दुनिया तो खराब है ना, हम क्या हैं? हम अपनी मेहनत ना करने का, कोशिश ना करने का, कैंपेन ना चलाने का किसको इल्जाम दें? हमारे पास में तो यही था ना सही कि हम दुनिया में अपने सफारतकार भेजते, हम दुनिया में हर जगह जाके हर अपॉर्चुनिटी, यहां कोई बाहर से मेहमान आता है उसके जरिए ज्वाइंट कम्युनिके इशू कराते कि जी भारत ये बंद करे दहशतगर्दी। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे अभी अटैक हुआ, हमने क्यों नहीं किया? हम क्यों नहीं उसके लोगों के साथ उसके ज्वाइंट कम्युनिके इशू करवाते? ये हमने कोई काम किया ही नहीं, तो सिर्फ दुनिया पे डाल दें कि जी दुनिया। बात यह है कि पर्चा मुश्किल आ सकता है, इम्तिहान जो है आपको सिलेबस से बाहर भी हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी कोई क्रेडिट देगा कि अगर आपने 24 घंटे मेहनत की थी रात दिन लग के। ये अजीब असूल हो गया कि हर किसी ने ये बहाना पकड़ लिया कि जनाब दुनिया जो कि भारत की करती है उसकी फेवर करती है, लिहाजा हमारा काम ही खत्म हो गया, हमने बोलना ही नहीं अभी। ये ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में ये गलत है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने अमजद शुएब साहब की गुफ्तगू सुनी है, धेले का काम नहीं किया, मगर खान साहब तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हम बार बार कश्मीर की बात करते हैं मगर उसका अदराक नहीं हो पाता। वज़ीर आज़म ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से एक डे सेलिब्रेट होना चाहिए। आप समझते हैं कि दुनिया इस डे को कबूल करेगी, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा? ये एक अच्छी तजवीज़ है, ये होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जो एक जहर होता है दिलों के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा इससे? पहली बात तो ये कि हारून रशीद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जिस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मौजू बार का था कि किया सवा दो सालों में किया क्या, बिगनिंग की, आगाज़ किया, यही दुख है जो हम रो रहे हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि 3 काम नहीं हुए थे। होमवर्क नहीं था इमरान खान साहब का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना हो सकी, और एक सबसे आज भी एक 1.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ी है। महंगाई तबाह कर दिया। और पुलिस पटवार यानी थाने में जाएं छितर, दुकानों पे जाएं छितर, बाज़ारों में जाएं छितर, सस्ते बाज़ारों में जाएं छितर। अब तो खैर सस्ते रही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी, 3-4 बेसिक चीज़ें करनी चाहिए थी। मगर जब आपकी टीम नालायक होगी,
तो ऐसे ही होगा कि गंदम बहुत ज़्यादा हो, आटा ना मिले, चीनी के गोदाम भरे हों, चीनी ना मिले, पेट्रोल पड़ा हो, नायाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, अद्वियात, बाकी स्कैंडल, सारे बहुत खुद एहतसाबी, घर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो दुख हैं। अब आ जाए अमजद शुएब साहब पे, मैं एग्री नहीं करता और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे मोहतरम, हमेशा मेरे बड़े काबिल एहतराम है अमजद शुएब साहब, कह रहे हैं कि धेले का काम नहीं किया। ना करें सर, ना करें, खुदा के लिए। हमने बहुत काम इस 2-2.25 सालों में, पुलवामा से बालाकोट तक, अभिनंदन से करतारपुर राहदारी तक, 3 मरतबा ट्रंप ने सालसी की बात की, वाइट हाउस से कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा तक, मोदी हिटलर से ट्रंप की भारत में तकरीर तक के पाकिस्तान दोस्त है और इमरान खान दोस्त है और हम और उस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम किया है। और जब आप इमरान खान आया था तो ट्रंप क्या कह रहा था? ताने दे रहा था, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था, 32 अरब डॉलर खा गए हो मेरा, और कर किया क्या है? चीट किया है। और आज क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से इतना कुछ किया है जितना पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। कि सर आपकी हैसियत, हमारी हैसियत, इसमें कोई शक नहीं। जब आपका घर मजबूत हो, आप मोहल्ले में एक मोहल्ले की बात कर लें, आपके हर बंदे पे कर्जा हो, आपका किचन का खर्चा कोई नहीं उठाता हो, आपके बिजली के बिल कोई देता हो, आपके गैस के बिल कोई देता हो, आपका किराया, आपका वो सफेदी और डिस्टेंपर कोई करवाता हो, उसके बाद आप कहेंगे आपकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत होगी। और ऊपर से आप मुसलमान हैं जिसका खून सबसे सस्ता है, और ऊपर से मुसलमान भी इकट्ठे नहीं हैं, और ऊपर से कश्मीर है 72 साल। सर हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पठानकोट की FIR गुजरांवाला में करवाई। जो कलभूषण निकला तो भूल गए कि कलभूषण भी था कोई। मुल्ला मंसूर हमारे ईरान हमसाया ममालिक से निकलता है, और कलभूषण उधर से हुसैन पटेल बन के उधर से निकलता है। चाबहार बंदर वो उनको मिल जाती है इंडिया वालों को। हमारे अपने हालात भी तो लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखे, अफगानिस्तान उठा उठा के हम उनका बोझ थक गए, और जब भी उधर से आई बुरी खबर ही आई, जब भी उन्होंने कहा हमें मशकूक ही समझा। बहुत काम किया है, बहुत काम करना चाहिए था, नहीं हो सका। लेकिन यह कहना कि कश्मीर बेच दिया, कश्मीर में इमरान खान बैठा हुआ था, कश्मीर में इमरान खान की फौज बैठी हुई थी, कश्मीर में पाकिस्तान बैठा हुआ था जो उसने कागज पे लिख के बेच दिया है। ना करें सर, वो आपने पहले क्या कर लिया? उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर किसने निकाला था? मकबूल भट्ट की किताब पे किसने पाबंदी लगाई थी? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कौन नहीं जाके मिला था? कौन जाके दूसरी तरफ जाके मिल गया था? लंदन में किसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलता, आप मोदी साहब से मिल रहे हैं? आपके उससे पहले आपका दोनों पार्टियां सारा जमा तफरीक कर लें। आपकी सिर्फ बातें ही बातें। अब कर क्या सकते हैं? गरीब कर क्या सकता है? बेबस कर क्या सकता है? तकरीरें, बयानात। और जब आपकी अपने नहीं सुनते, अपना मक्का मदीना नहीं सुनता, अपने मुसलमान नहीं सुनते, अपने भाई नहीं सुनते, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत किया है, हिलने का नहीं। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। पाकिस्तान ने बहुत किया है, एक अकेला पाकिस्तान है जो कश्मीर के लिए आज भी खड़ा है। क्या करें? हम खामोशियां इख्तियार करते हैं, हम मुजाहरे करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हमारे भाई हम तकरीरें करते हैं, हम हर जगह ले जाते हैं। और क्या करें? एक आखिरी ऑप्शन है, आखिरी बात कर रहा हूं, फिर सर बोल लीजिएगा। आखिरी, यानी आप फौज लेके चले जाएं और श्रीनगर फतह कर लें, बस एक ये लड़ लें एक, बस ये आखिरी ऑप्शन रह गया है। ठीक है भट्टी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले अमजद शुएब साहब का मैं जवाब लेना चाह रही हूँ। जी सर, बात कीजिए। असल बात यह है कि इंडिया ने खुद अपनी गलती से जब उसको यूनियन टेरिटरी बनाया तो उन्होंने इस केस को इंटरनेशनलाइज किया, जो पहले नहीं था। ये क्या अपॉर्चुनिटी हमने पूरी तरह कैश कराई? हमने नहीं की। ये कैंपेन हमने चलानी थी, उसके बाद हमने पूरी दुनिया में, हमें चाहिए था कि हम अपने मशीन भेजते, अपने सफारतकार भी भेजते, हर जगह पे जिक्र इसका होता, लेकिन हमने नहीं किया। दूसरी तरफ ये है कि चाइना के एम्बेसी के ऊपर जब हमला हुआ, भारत ने कराया, हमारे पास सबूत थे। असलम शू वहां पे दिल्ली में इलाज करा रहा था, हमने क्या केस दुनिया में लड़ा? और उसके साथ उसके 2 दिन बाद करतारपुर का हम इफ्तिताह कर रहे थे, और बजाय इसके कि नाराजगी का इजहार करते इंडिया से, हमने सुषमा स्वराज को दावत दे दी के इधर आ रहा, और उसने ठुकरा दी। ये सफारतकारी है भाई। आपका काम था उसको कहते कि हमने आपको इन्विटेशन भेजी, हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या आपने हमारे मुल्क में यह काम किया? अब स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ, ठीक है, आपके पास मनी ट्रेड है, कलभूषण ने बताया इतना मैंने डॉलर इधर बांटे और ये फला जगह से मैं लेके आया, क्यों नहीं FATF में क्या? बात यह है
कि काम ना करने की, मुल्क के मफादात, आप बेशक के हम कमजोर थे, वो ये था वो था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो आपके, उनकी कोई कीमत नहीं है। वो कोई बहाना, कोई चीज उसको कंपेंसेट नहीं करती। उसके ऊपर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो महंगाई से मुताल्लिक में बात करेंगे। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि दुनिया में जो बढ़ती हुई गुर्बत है वो आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, मगर पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत से मुताल्लिक उनका क्या कहना है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून शीर साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपने बड़ी अहम तवज्जो दिलाई महंगाई की तरफ। हारून साहब, आपसे आगाज़ करूंगी इस टॉपिक का, महंगाई से मुताल्लिक। दवाएं महंगी हो गई हैं हारून साहब, बिजली भी फी यूनिट महंगी कर दी गई है, गैस का बहरान भी सर उठा रहा है और इसके अंदर भी लोगों को समझ आ जाएगी कि आइंदा चंद दिनों के बाद उनके साथ होने क्या वाला है। बहुत सारे एरियाज में तो ऐसे है कि गैस बहरान का सामना अभी से है। लेट्स सी पाकिस्तान में मज़ीद क्या होता है। ये वो मामलात हैं जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। आलमी अमन को खतरा कैसे होगा? पाकिस्तान तो पहले खुद खतरे के अंदर है, गुर्बत तो यहाँ भी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी यहाँ भी बहुत बढ़ रही है। कहाँ गई वो नौकरियां जो इस नए पाकिस्तान के अंदर लोगों को दी जानी थी? देखिए, 1400 बरस पहले अल्लाह के रसूल की जुबान से हमने कुरान करीम के आयत अमरहुम शूरा बैनहुम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैं सुन रही हूँ आपको हारून साहब, आप प्लीज गुफ्तगू जारी रखिए। जी, काम मशवरे से किए जाते हैं। मशवरा किससे किया जाता है वो भी कुरान मजीद वाज़ेह करता है। रासिखून फिल इल्म, जो लोग किसी चीज के एक्सपर्ट हों उनसे मशवरा किया जाता है, जो सिंसियर हो उनसे मशवरा किया जाता है। कि कुरान कहता है कि जर्रा खुलूस भी अल्लाह ज़ाहिर नहीं करता। जब आपने अपने अदारे ठीक किए नहीं, क्या लोग भूल गए कि पाकिस्तान कभी जापान के बाद दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था? क्या हम ये भूल गए कि हमने दुनिया की बेहतरीन साइंसदानों की टीम तैयार की है? मैं इसकी तफसीलात नहीं बयान कर सकता, जनरल साहब ये बात जानते हैं, इसकी तौसीक करेंगे और मैं काफी मालूमात इस पे रखता हूँ। लेकिन अफसोस के मुल्क के दफाई मामला में बहुत ज्यादा गुफ्तगू। क्या हम वो कौम नहीं है जिनके पास 100 या कुछ जहाज, आपको ठीक तादाद याद होगी, कभी 100 कहा जाता, कभी 150 पुराने जहाज, और हमने 400-500 जहाज रखने वाली इंडियन फिजाइये को 65 में बिलों में घुसने पर मजबूर कर दिया था। कैसे मजबूर कर दिया था? हमने अपने लोगों की ठीक ट्रेनिंग की थी। इंसानी सलाहियत की कोई हद नहीं होती जब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हम वो कौम नहीं है जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी बनाई? क्या हम इंडियन आर्मी जैसे हैं जिसमें खुदकुशियां होती हैं, जिसमें बहुत से इलाके तो जाते ही नहीं? हमारे लोग आज भी वॉलंटियर होकर सियाचिन पे जाते हैं 18,000 फुट की बुलंदी पे, कभी किसी को घसीट के नहीं ले जाया जाता। क्या इंडिया में ये सूरत हाल है? बात यह है कि जब कुदरत एक को देखना होता है, कुदरत आजमाइश में मुब्तला करती है। जनाब रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को 2.25 साल अभी तालब में गुजारना होते हैं, जंग खंदक में गुजारना होते हैं, जंग ओहद होती है, उसमें ताइफ से गुजरना पड़ता है। कोई ज्यादती को अल्लाह के रसूल के साथ उनसे ज्यादा तो कोई महबूब नहीं था। जितना बड़ा चैलेंज होता है वो मुतालबा करता है उतनी ही बड़ी सलाहियत बुरुकार लाई जाए। हम रोते रहते हैं, बसोते रहते हैं, दुनिया जालिम है, दुनिया ने हमारे साथ ये किया। तो वो भी तो हम ही थे ना जो जापान के बाद दुनिया में सबसे बढ़कर तरक्की कर रहे थे। हालांकि वहां तो तालीम का तनासुब बहुत ज्यादा था। हमने वो माहौल पैदा ही नहीं किया मुल्क में जिसमें किसान की हौसला अफजाई हो, पैदावार हो, जिसमें सनतकारी बढ़े। हमने खौफ पैदा किया, हमने एहतसाब किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एहतसाब एक तरफा नहीं होता। वजीर आजम खुसरो बख्तियार उनके भाई को बरियत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता।
न परवेज खटक को दे सकता है, न मालम जब्बा को, न हेलीकॉप्टर केस को। गुजारिश ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इंसानी सलाहियत की कोई हद नहीं है और कवानीन कुदरत से हम आहंग होना पड़ता है और हर चैलेंज में मौके छुपे होते हैं। हमारे पास वसाइल का कोई भुगतान नहीं है। हमारे पास मोहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक $1000 बिलियन का सोना है, बाकी मादनियात उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा कीमती हैं। हमारे पास गैस भी है, हमारी जमीन कम अज कम 4 गुना ज्यादा अनाज उगा सकती है, हम पानी वेस्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हम कोई प्लानिंग नहीं करते, हमारे वजीर सब बातें करते हैं। हमने तो अब 71-72 बरस तो जाहिर किए पिछली हुकूमतों ने। इस हुकूमत ने भी जो यकसुई इसमें होनी चाहिए थी वो नहीं है। मेरा एक ही नुक्ता है, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास यकसुई नहीं है। ठीक है, यानी ये तो साबित करता है भट्टी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा कि गैस बहरान से मुतालिक अवाम को पहले से आप ये खुशखबरियां सुना रहे हैं कि जी गैस का बहरान होगा, तैयार रहें। तो ये LNG टर्मिनल्स की तो बात करते रहे, ये सिर्फ बातें करते रहे, इन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। यानी कि यकसुई मौजूद नहीं है, वसाइल हमारे पास, उनका फुकदान नहीं है, नीयतों का फुकदान है हमारे पास। अच्छा, पहली 2 जुमले वो हारून रशीद साहब ने वो एक तकरीर पर मनी लॉन्ड्रिंग पर इमरान खान साहब ने बात की, तो मनी लॉन्ड्रिंग पर हारून साहब ने कहा कि ये लंदन की तरफ इशारा। तो लंदन की सिर्फ बात सुन लीजिएगा कि हमने क्या लाना अल्ताफ़ हुसैन को, नवाज शरीफ साहब को, इसाक डार साहब को, हसन हुसैन को, अली इमरान को, सलमान शहबाज को क्या लाना है। हमारा तो कोई मुआहदा नहीं है। भारत का 1992 से मुआहदा है मुजरमान के एक दूसरे के लेन देन के साथ बरतानिया के साथ। और पता है 28 सालों में भारत के 4500 करोड़पति और अरबपति बरतानिया में बैठे हैं। पता है 28 सालों में कितने वापस उन्होंने किए हैं, बरतानिया से कितने वापस गए हैं? सिर्फ एक, वीनू भाई पटेल, सुमेर भाई वीनू भाई पटेल, एक गए हैं वापस। और पता है वहाँ कितने मफरूरों का पैसा पड़ा हुआ है? 129 अरब डॉलर। तो 129 अरब डॉलर पड़ा हो और 800 अरब डॉलर, करप्शन वाच इदारा कहता है कि 800 अरब डॉलर मैनेज करती है ये पूरा एक खित्ता जो इन गरीब मुल्कों का लुटा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इतना पैसा हो तो वो क्यों वापस करना चाहेंगे, क्यों करेंगे अरबपतियों और करोड़पतियों को? अब आ जाएं इस पर कि एक वो जो है कि अनपढ़ अकबर बादशाह था, अनपढ़ था, उसको मर्दम शनासी ने मुग़ल आज़म बना दिया। आपने वो सुना होगा 9 रत्न जो वो अकबर बादशाह के दरबार में होते थे, वो क्या थे? 9 मशीर थे। और वो हारून साहब ने कॉलम में लिखा था कि वो एक मशीर को लेने के लिए उन्होंने दिल्ली से कहाँ तक का उन्होंने फ़ासला तय किया और ले के गए। तो इमरान खान साहब पहले दिन से पहले तो ये कहा करते थे कि ऐसी टीम लाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी और आज शशकर उठेगी, और हर मसले का हल बताते रहे 22 साल में, जो भी मसला आता था। और ये कहा करते थे कि ये महंगाई अगर टैक्स लगाकर और आपने महंगाई करके पैसा हुकूमत चलानी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो आज क्या है, 2 साल के बाद आप देखें कि मैं कहता हूं कि ये इस पे सोचने की बात है कि खुद एहतसाबी घर से शुरू ना हो सकी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, जनाब उमर अयूब साहब के मुबैना तौर पर ससुराल की पावर कंपनियां, और इसके अलावा लंबी लिस्ट है, खुद वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना ख़त्म हो सका। इसके अलावा राइट पीपल फॉर राइट ने बड़ी कुर्सियां, बोने लोग, छोटे लोग बिठा दिया अपने कुर्सियों पर। आपने 11 करोड़ का पंजाब बुज़दार साहब के हवाले कर दिया और उस पर मुसर हैं कि ये नहीं, यही चलाएंगे। और उसके बाद आप रिफॉर्म्स ना कर सके, यानी पुलिस पटवार रिफॉर्म्स ना कर सके। उसके बाद आप जजा सज़ा कोई नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल ज़बानें, सारा दिन खुद लड़ते हैं। कल आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे वज़ीर ऐसे हैं जो तज्जिया कार बनकर अपने आप को ही गोल करते रहते हैं सारा दिन। तो ये हाल है। तो अब उसके बाद अभी कल परसों हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम किया है चिड़ियाघर में हाथी पर। तो उन्होंने एक डॉक्टर आमर इंटरव्यू कर, उसने कहा मैंने 30 साल जानवरों का इलाज किया है, पहली दफ़ा हाथी के आंखों में आंसू देखे हैं ये हमारे इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में। मैं बिलीव मी मैंने पहली दफ़ा सफ़ेद पोशों की आंखों में आंसू देखे हैं कि ये इतनी महंगाई,
बिजली का बिल दें कि गैस का बिल दें, बच्चों को पढ़ाएं कि किचन चलाएं, कि राशन लें कि क्या करें, बोटियां गिन गिन के। अब लोगों ने बच्चों 2-3 बच्चे स्कूल में तो एक बच्चा उठा लिया है कि अब इसको घर पढ़ा लेंगे, थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगा। बिलों की किस्तें करवाते हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं, इनको कोई खौफे खुदा नहीं है। और अच्छा एक बात ये है कि बैठे बिठाए कि खत्म होने का नाम नहीं है, एक के बाद बैठे बिठाए, आखिरी बात, बैठे बिठाए, बैठे बिठाए, हल क्या होना चाहिए? बैठे बिठाए, वही कह रहा हूं, बैठे बिठाए अचानक एक दिन खबर मिलती है गैस महंगी हो गई। अब उमर अयूब साहब सुना रहे थे कि गैस का बुरान होगा, ऊपर से नीचे से बता रहे हैं कि खाने के औकात में गैस आया करेगी। बैठे बिठाए महंगाई, बैठे बिठाए चीजें, दवाइयां महंगी, खाना महंगा। वो खुदा का खौफ नहीं है? कुछ आवाम के लिए नीचे आके कोई तसल्ली दे दो कि ये मजबूरी है, ये मजबूरी। आप एक बैठे हुए एक खास इन्वायरमेंट में और धड़ाधड़ बढ़ाई जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? हल एक ही है कि आपकी हुकूमती रिट मौजूद नहीं है। आपका वजीर खुराक कहता है अजूबा हो गया तारीख में, गंदम पैदा भी हुई थी, गंदम खरीदी भी थी, गंदम का बुरान भी हो गया। आपका वजीर खजाना कहता है 17 रुपए किलो टमाटर हैं। आपका एक वजीर कहता है कि 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाओ। आपका एक कहते हैं 5 रुपए किलो मटर है। इन लोगों से जान छुड़वाएं ये। और एक कोई खुदकश हमला कर चुका है PIA पे, एक कोई खुदकश हमला कर चुका है फॉरेन पॉलिसी पे, एक कुछ कर रहा है। तो इनसे कब जान छुड़ाएंगे आप? इनसे जान छुड़वाएं, टीम में बेहतरी करें। इस टीम के साथ मैं अक्सर कहता हूं कि इस टीम के साथ ऐसे ही है जैसे लाहौर चौक में भंगी तोप को लेकर अमेरिका से लड़ना। तो इस टीम को बताएं, आवाम को बुनियादी रिलीफ दें। 2 काम है, थाना, पुलिस, पटवार और महंगाई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुल्क का वजीर आजम उनको बड़े डिफेंड करता है। रज़ाक दाऊद साहब को वो कहते हैं मैं पिछले 40 सालों से जानता हूँ। बुज़दार साहब के बारे में कहते हैं ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, वो काम करेगा। हारून साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान की मंतक आपने सुनी होगी। दवाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उनकी ये बड़ी अजीबोगरीब सी मंतक है कि हमें खदशा था कि जिस तरह से दवाएं हैं उनकी मसनूई किल्लत पैदा हो सकती है, तो हमने कीमतें अप कर दी हैं ताकि मार्केट के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी रहे। आपको याद है कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा हुई थी, उसमें भी इन लोगों ने ये काम किया था। देखिए डॉक्टर फैसल साहब हमारे दोस्त हैं, नहायत मोहतरम है। ये उनका काम नहीं है जो जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है इमरान खान साहब को कि वो अपने करीब जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जुल्फी बुखारी वगैरह वगैरह, अमर कैनी, इन सब को ले आते हैं। डॉक्टर फैसल आदमी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है ड्रैग के मामला से मैं खूब वाकिफ हूँ। मैं बार बार कौम को बता चुका हूँ, यहाँ 8-10 आदमियों की एक माफिया है, 50 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ इनका अलायंस है। ये कम अज कम 15 अरब रुपए महीने का फ्रॉड करते हैं। ये इन्होंने 20,000 कमाए बगैर किसी कानूनी जवाब के, उनकी इजाजत दे। बस अरुण साहब, लोग तो हमें और भी पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे मिलेंगे। हमें कॉम्पिटेंट और रेलिवेंट लोगों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अरुण साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। अरुण साहब आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी तशरीफ लेके आए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।